चलिए पिछली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारा जो कल का पिछला क्लास अंत हुआ था वह एक क्वेश्चन के साथ अंत हुआ था कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने से पहले इसे सरिस पत्र या रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों कर लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको समझाया भी था और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। और आपको ये होमवर्क में मिला था कि इसको जो है वर्ड के रूप में लिख लाना, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग लिख लिया लाए होंगे, एक बार चेक करा दीजिए। हाँ, तुम चेक कर लो बाबू उसका। ठीक है। चलिए हो गया। अब इसको हम लोग वर्ड में लेते हैं, एक बार आप लोग भी मिला लीजिएगा वर्ड में। आप लोग वर्ड में मिला लीजिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, है ना। मैं एक एक करके आपको चेक तो नहीं कर सकता अभी, बट हाँ, एक बार मैं जो लिखूंगा बोर्ड पर उसी को मिला लीजिएगा, मिला करके अपने आप को ये दे दीजिएगा अंक कि कितना कर पाए हैं, ठीक है ना। ऐसा। चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं आज इसको वर्ड में। उत्तर लिखिए तो, क्योंकि हम जानते हैं, इसका उत्तर लिखिए सब। क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। यह यह वायुमंडल के वायुमंडल के ऑक्सीजन यह वायुमंडल के ऑक्सीजन यह वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर यह वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड कर मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? MgO। ठीक है। का एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो एक जो एक लिख रहे हैं सर, लिखते चलिए। जो एक परत के रूप में बाहर चिपक जाता है। ठीक है। ऐसा, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो लेयर है, जैसे ये इस तरह से मैग्नीशियम का मान लो रिबन है, तो रिएक्शन होने के कारण ये थोड़ा रिएक्शन होने के जैसे क्या होता है, उस पर इसके जैसा एक लेयर चिप बन जाता है उस ऊपर से, है ना। ऊपर से एक लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक ना। ये क्या है, तो ये MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है। ये चिपक जाता है, जब तक हम इस लेयर को हटाएंगे नहीं तब तक ये, चूंकि मैग्नीशियम दिखेगा नहीं और मैग्नीशियम नहीं दिखेगा तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हटाना जरूरी है, ठीक है। इसलिए इसको सरिस पत्र से रगड़ कर साफ कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जब तक हम जब तक हम इस परत को परत को रगड़कर हटाएंगे नहीं, ये नहीं
तब तक, हटाएंगे नहीं, तब तक यह ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया तब तक यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर सकता। तब तक यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इसलिए हम इसलिए हम इसे इसे सरीसपत्र या रेगमाल रेगमाल से रगड़कर सरीसपत्र या रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। ठीक है ना, सरीसपत्र या रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। ठीक समझ में आया? तो बिल्कुल अगर ये प्रश्न आया एग्जाम में तो आप इसको ऐसे ही बिल्कुल लिखिएगा, एकदम बहुत बढ़िया से आपको मार्क्स मिलेगा भी इसमें। ये मतलब बहुत अच्छा विधि है ये लिखने का। ठीक है, ऐसा यानी हम बोल सकते हैं कि सर Mg है वो ऑक्सीजन से भिड़ेगा तो MgO बना देगा जब जलेगा, तो है ना, एक जो है और बहुत ही ज़्यादा जो है एक चाकाकौंद प्रकाश की तरह ये जलता है। ठीक है ना, ऐसा। तो बहुत अच्छा ही आपकी हूबहू ऐसे ही इस क्वेश्चन को लिख करके इसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, आसानी से आपको इसको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया था ना? रासायनिक समीकरण पे थे हम लोग, यानी ये प्रश्न बीच में देख लिए थे, बट ये रासायनिक समीकरण थे हम लोग। ठीक है, रासायनिक समीकरण ये था कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया का जो फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, यानी कि अभिकारक और प्रोडक्ट को जब सूत्र और संकेत में रख देते हैं, निरूपित कर देते हैं, तब क्या बनता है? तब उससे जो ढांचा प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है चलिए इसको लिखते हैं आगे। फिर ये आपका था, जैसे वो हो गया शब्द समीकरण, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है, ये शब्द समीकरण था। कंकाली समीकरण बताया कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से मिलेगा तो जल बनाएगा, ये कंकाली समीकरण था। और ये क्या है? जब उसको सूत्र संकेत से निरूपित कर दिए तो ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये समीकरण देख लिए ऐसा। और अब है आपका रासायनिक समीकरण हो गया। अब प्रकार इसका देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है समझिए, एक चीज समझाते हैं आप लोगों को। ये देखे होंगे इसमें कि हमने समीकरण दिया इस यहाँ पे, तो क्या हुआ कि इस समीकरण जो है अगर देखा जाए तो देखा है, बताइए हाइड्रोजन कितना ग्राम हुआ? हाइड्रोजन की अगर बात करें, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया। ठीक है ना, यानी कि इधर हाइड्रोजन कितना ग्राम है? 2 ग्राम वेट वाला है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम। सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग पेन ड्रॉप करो, आगे देखो यहाँ पे 16 ग्राम होता है एक ऑक्सीजन का वेट। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुना ऑक्सीजन यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 32 ग्राम इस तरह से हुआ अगर, तो हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 32 ग्राम। ठीक है, अब 32 ग्राम ये हो जाएगा इस तरह से। अब बताइए दोनों को आप जोड़िएगा, इस तरफ देखिएगा, रिएक्शन से पहले अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 34 ग्राम आ रहा है कि नहीं? अब इसका वजन कीजिए तो 2 गुना हाइड्रोजन ये हो जाएगा आपका 2 ग्राम, और 1 गुना ऑक्सीजन यानी कि हो गया आपका 16 ग्राम। मात्रा आ रहा है कितना? 18 ग्राम आ रहा। क्या बताइए दोनों बैलेंस है? नहीं है ना, यानी कि इसमें क्या है कि आपको बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा जो है 16 ग्राम गया कहाँ ना, यही बोल रहा है ना जी। ये 16 ग्राम इसमें से और क्या आ गया? ये 18 ग्राम है तो 16 ग्राम और तो चाहिए। 34 ग्राम दे रहे हैं, आप 18 ग्राम निकाल ही रहे, है कि नहीं? तो ये क्या है, नियम का विरोधाभास हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए करेगा ये इसको बोला गया कि अब इसको बैलेंस करो, है ना, यानी कि 34 ग्राम इधर है तो 34 ग्राम इधर आना चाहिए, या फिर जितना इधर दें तो उतना ही उधर बनना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको बैलेंस किया जाता है। इसका यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो
तो इससे पता चलेगा क्या कि यहाँ पे क्या है। देखिए बिल्कुल आराम से समझिएगा। यहाँ पे ये है, जैसे हमने दिया इसमें तो 4 हो गया आपका, 4 क्या हो गया हाइड्रोजन, इसलिए 4 ग्राम ही हो गया। ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 यानी कि 32 ग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना इसको अगर जोड़िएगा ना तो 18 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। 18 कितना हो गया, 36 ग्राम। समझा। इसको भी देखो, 32 और 4 कितना हो गया, 36 ग्राम। तो ये बैलेंस हो गया। समझ में आया ना, ये बैलेंस जरूरी है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यही। अब इसमें क्या है कि मास जो है ना वो कंजर्व रह रहा है, यानी कि संरक्षित रह रहा है ना। तीसरे बोला जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए ही हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। समझ में आया ना, क्यों जरूरी है। अगर हम 36 ग्राम दे रहे हैं तो मुझे 36 ग्राम बनना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि मैं जो है लकड़ी अगर जला रहा हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि इस तरह से मान लीजिए कि लकड़ी है और इस तरह से जलाया ये है, और इस तरह से जब जलाया गया इसको, है ना, तो मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं उस तरह का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें है, ये बना, और ये धुआं इस तरह से बन रहा है। ठीक है। और क्या है कि इसमें जो है मैं राख भी बना ले रहा हूँ। इस तरह से मान लीजिए कि राख है इस तरह से। ठीक है। समझा ना। तो देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे ये जो लकड़ी ली है, पहले जो जलाने से पहले लकड़ी था वो 5 ग्राम लकड़ी मान लेते हैं। ठीक है। 5 ग्राम ले लेते हैं। तो उसको जलने के बाद जो है देखा जाए तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि 2 ग्राम यहाँ पर राख बन गया, तो और मान लीजिए वेपराइज होकर बहुत सारा मटेरियल जो होता है, वेपरेबल जो मटेरियल होता है वह भी उड़ता है। ठीक ना, ऐसे उड़ जाता है। तो मान लो कि 1 ग्राम आपका ये उड़ गया। ठीक है। तो 2 1 3 हो गया। तो बाकी जो धुआं बना ना उसका वेट हो जा कितना होगा, 2 ग्राम। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप जितना वस्तु जितना चीज देंगे इधर, जलाने से पहले जितना वजन था, जलने के बाद राख धुआं और वेपरेबल थिंग मिला करके भी 5 ग्राम होगा। ठीक है ना। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि रिएक्शन के पहले जितना वेट था रिएक्शन के बाद उतना ही रहेगा। ठीक है। इसलिए तो मैंने बोला कि इसको बैलेंस करना इसलिए जरूरी है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन कर सके। ठीक है ना, ऐसा चीज है ये बोलता है। और इसी पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, इसी को जो है बताया किसने, आइंस्टीन ने। क्या बताया, E = mc² दिया, और बताया कि जो मास होता है वो एनर्जी के अंदर रूपांतरित होता है, मास से एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो एक प्रश्न का उत्तर यहाँ भी हम कर लेते हैं। और चलिए, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन एक है आपको इस तरह से, उस क्वेश्चन का आंसर भी लिख लेंगे हम लोग। लिखिए, रासायनिक समीकरण को, सब लोग जल्दी से लिखिए तो एक बार हेडिंग दी तो क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके। तो इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, इसको मुझे देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैंने तो उसको समझा दिया, अब सीधे वर्ड में लिख देंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करना है कि क्यों, ये सब एग्जाम्पल नहीं देना, आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। मैंने जो है समझाने के लिए आपको भला ही एग्जाम्पल दिया मैंने कि लकड़ी अगर 50 ग्राम जलाते हैं तो राख धुआं और ये सब वेपरेबल मटेरियल ये सब मिला करके भी 50 ग्राम आना चाहिए। ठीक है ना। जितना आप इनपुट दीजिए उतना आउटपुट निकलना चाहिए। ठीक है। ऐसा। बट इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे वर्ड में। लिखिए। हाँ।
द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम नियम का पालन करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए ही हमें रासायनिक समीकरण को को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक ना। ये तो फटाक से लिखिए तो जल्दी से, इसको तो हम हू बहू उतारिए, क्वेश्चन यही रहेगा, आंसर इसका यही रहेगा। ठीक है। हो गया इतना, हो गया जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा। अब हम लोग ये करेंगे कि देख जाने के जो रासायनिक समीकरण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब है हमारा, लिखिएगा इसमें, रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, देखिए समझिएगा, मैंने बताया था आप लोगों को। ना देखिएगा, मैंने लिया इसमें एक H2 प्लस O2, ये मिलकर बन गया आपका H2O। आप बताइए कि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ समान नहीं है। आप इधर देखोगे, ध्यान से देखिए सब लोग, इधर देखिएगा आप लोग, तो O कितना है, O इधर है 2, है कि नहीं, और उधर O कितना है, उधर O है 1। तो क्या बराबर है? देखिए हाइड्रोजन तो बराबर है, दोनों दो 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 है, दोनों जगह है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बराबर है? नहीं है। जब ऑक्सीजन बराबर नहीं थी, ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्या है? अनबैलेंस्ड। इसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? असंतुलित। लेकिन एक और देखिए, एक और है ये CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ना। और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये टूटता है CaO प्लस CO2 में। इसको थोड़ा सा, चलो अगला पेज पे ले लेते हैं। मैंने बताया कि H2 प्लस O2 को आपस में जोड़िएगा तो ये बन जाएगा H2O। ठीक ना। और इसमें क्या है कि आपका ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्या दोनों दोनों बराबर है? बराबर? नहीं बराबर है। तो जब बराबर नहीं है, जब तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, यानी बैलेंस नहीं है। ठीक है ना। लेकिन एक और एग्जांपल इसमें है, इसमें इस तरह से कि CaCO3, ये क्या है, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? चूना पत्थर। ठीक है। मुर्गी के अंडा हो गया ना, अंडा का छिलका हो गया, है ना, चूना पत्थर, ये सब का फॉर्मूला होता है CaCO3। संगमरमर का हो गया फॉर्मूला, संगमरमर वो लोग सब का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म करोगे ना, गर्म, देखो गर्म करने का ये साइन है, बताए थे। इसका साइन कहाँ से आया? त्रिपाद बैठकी के नाम सुने होंगे, ई त्रिपाद बैठकी है। ठीक ना। 3 गो पैरेकर है, 1 2 3, एगो एन छुपा रहता है। ठीक है। तो एक और ऊपर वाला भाग जो होता है ना, ऐसा फ्लेमेबल होता, ऐसा होता है, त्रिभुज ऐसा। एक मतलब जैसी लगाई ना, एक मतलब समझ आना कि गर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक ना। त्रिपाद बैठकी इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं त्रिपैड स्टैंड। ठीक है। तो एकरा
ई है यानी गर्म किया गया इसको, तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2 में। इसको बोलते हैं कली चूना, कली चूना बोलते हैं, लाइम ये हाँ कली चूना बोलते हैं, ठीक है। और ई है गैस के रूप में बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2। ये दो रूप में टूटेगा। अब बताइए, दोनों तरफ बीच में डंडा खींचिए ऐसा। बताइए कि Ca कितना इधर है, तो इधर 1 है। कार्बन कितना है, तो 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3। इधर बताइए, इधर कैल्शियम कितना है, 1। ठीक है। तो बताइए कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, तो 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 3 2 है, सॉरी 2 है। बताइए दोनों तो बराबर है ही, लेकिन मामला यहाँ गड़बड़ा जा रहा है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन इधर 3 है, यानी कितना है, 2 है। तो क्या ये बैलेंस, अरे 1 मिनट सॉरी, इधर ऑक्सीजन कितना है देखिए, 1 और 1 2, 2 1 3 हो गया, ठीक। अब बताइए इसमें क्या है कि दोनों दोनों हूबहू बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, है। यानी कि ये बैलेंस्ड है। कैसा ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मतलब कि बराबर दोनों तरफ, ठीक है। और ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी आधार पर हम लोग बांटते हैं रासायनिक समीकरण को दो भाग में, ठीक है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना आसान। तो आप लिखिए कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखा था ना प्रकार। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ऐसे हेडिंग दीजिए आप, सभी हेडिंग दीजिएगा। लिखिए रासायनिक समीकरण समीकरण दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका, पहला है असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऐसा। और दूसरा है आपका संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से हमने देखा कि दो चीजें यहाँ पे प्रकार में बांट दी है उसको, यानी कि रासायनिक समीकरण को हमने जो है दो भागों में बांट दिया। ठीक है। तो हाँ ये हो गया। तो फर्स्ट लिखिए इसमें। हाँ फर्स्ट वाला लिखा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ऐसे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, सभी लोग हो गया जी। लिखे इसका परिभाषा सब मेरे साथ, ठीक है ना।
आराम से लिखेंगे। देखिए लिखिएगा। वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल, एवं प्रतिफल के भी के जिसमें अभिकारक प्रतिफल के अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या असमान रहे, असमान हो, हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण, समीकरण कहलाता है ना। ऐसा अब जल्दी से लिखिए तो इसको। असंतुलित रासायनिक समीकरण ये है ना, अनबैलेंस्ड ना बताइए वो उस समय। देखो ये बताया था ना क्रम में, बस देख लीजिए 2 मिनट। इसमें क्या बताया था कि H2E है हाइड्रोजन, आई हो गया क्लोरीन, ठीक है ना, तो रिएक्शन किया आपस में तो HCl बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इन्हें अगर डंडा खींच के देखा जाए इधर, तो इधर हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन भी कितना है 2, ठीक ना। लेकिन इस तरफ देखा जाए तो हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन कितना है 1। क्या तराजू ऊपर ठीक बैठ रहा है? ना बैठ रहा है। इधर क्या है, इधर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन भी कितना है 2। अगर इसका वेट भी निकाला जाए तो इसके अनुसार क्या है, इसका ये हो जाएगा 2 ग्राम। अब प्लस इसका अगर देखा जाए तो 7 कितना आ जाएगा बताइए, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है ना। इसको 2 भाग किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ा जाए आपस में तो ये क्या है 73 ग्राम हुआ ना इस तरफ। लेकिन इस तरफ निकालोगे तो ये 1 ग्राम इसका आएगा और कितना आएगा 35.5 आएगा। इसको अगर ऐड करोगे आपस में कितना आएगा 36.5 ग्राम आएगा। तो क्या है, क्या ये नियम का पालन किया? नहीं किया। जितना आप वेट दे रहे हो, आप दे रहे हो कितना 73 ग्राम दे रहे हो और निकाल कितना रहा ये 36.5 ग्राम। तो क्या ये जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन किया? नहीं किया। तो इसको क्या है, ये असंतुलित है यानी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो यही इसका परिभाषा था, देख लिए। यानी कि हम लोग जो है वर्ड के रूप में वही लिखे ना, देखिए अणु परमाणु की संख्या असमान हो, यानी कि समान ना हो, इक्वल ना हो, उसको बोलेंगे असंतुलित, ठीक है नहीं। चलो, तो इसको समझना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से इसको समझ जाइएगा। ठीक है। और भी आप जो है आपके मन में जो भी पहले एग्जाम्पल आपके मन में जो भी है अब तक तो आ गया होगा, और 2-4 करके आप लोग जो है इसका एग्जाम्पल बना लीजिएगा। ऐसे मैं एक और दे दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इसमें, जैसे है इसमें KCl, इसको AO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, ठीक है। इसको बोलेंगे पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट, क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। ClO3 जो है, ClO3 इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन, ठीक ना, माइनस रहेगा चार्ज इस पे, इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन। और पोटेशियम को होता है K, इसका होता है 1, इसका होता है भी 1, इधर दिया तो क्या बनेगा ये KClO3। ऐसे कर लीजिएगा, 9 का कंसेप्ट थोड़ा सा आ गया था, मैंने बता दिया इसको। तो ये है एक्चुअली में क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है।
ये विस्फोटक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और हाँ अब इस रिएक्शन को क्या करते कराते हैं हम, यानी सिंपली हम लोग करेंगे क्या, इसको गर्म करेंगे। देखिए फिर त्रिभुज आ गया आपका। त्रिभुज मतलब क्या है, गर्म कर रहे हैं, ठीक ना। अब जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे ना, तो ई जो है कैसे कैसे टूटेगा समझिएगा थोड़ा सा। देखिए इसको तोड़ेंगे ना हम लोग, तो कैसे बनेगा, ई KCl बनाएगा और प्लस बनाएगा O2, ठीक ना। अगर पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो आपका पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा, ठीक ना, ये सब टूट जाता है। आप अगर इसको भी ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा, कैल्स, इधर पोटेशियम कितना है, एक है, इधर भी एक है। क्लोरीन कितना है, एक, इधर भी एक है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, तीन है, उधर ऑक्सीजन कितना है, दो है। तो बैलेंस हुआ जी नहीं। ये भी असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो गया, ठीक है ना, समझ में आया ना। ऐसा, तो ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संतुलित। ठीक है, चला, कितना हो गया, ये हो गया असंतुलित। हाँ असंतुलित है। असंतुलित को ही संतुलित किया जाता है, ठीक है। यानी कि असंतुलित जो होता है ना, वह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसा, ये असंतुलित रहेगा। अब हम लोग जिसको, अब दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, संतुलित। दूसरा लिखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि जिंक है और जिंक रिएक्शन कर रहा है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से। अम्ल पता है आप लोगों को, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बैटरी अम्ल बोलिए, किंग ऑफ जो एसिड बोला जाता है, तो इस तरह से आपको हो जाता है। तो ये जो किंग ऑफ एसिड है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जब जिंक से भिड़ेगा ना, तो ये आपको जो है बनाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है ना, सॉलिड रहेगा। और आपको जो है देगा इसमें से हाइड्रोजन गैस, ठीक है, समझा ना। ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जिंक कितना इधर वन है, हाइड्रोजन कितना है, दो है ना, सल्फर कितना है, वन, और ऑक्सीजन कितना है, चार। ये इतना जितना संख्या आपको मिला ना, ये जितना आपको संख्या मिला, ये क्या है, यही कॉपी पेस्ट कितना है इसमें आ गया। ठीक, ये है इतना। और यही जस्ट नंबर क्या है इतना, जिंक वन है ना, एच कितना है, दो है, एस कितना है, वन है, ऑक्सीजन कितना है, चार। आपको जस्ट यही मिलेगा, समझा ना। ये जितना संख्या इधर है उतना ही उधर भी मिलेगा। तो ये दोनों तरफ क्या है, बैलेंस्ड है पूरी तरह से। तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया। ये संतुलित है, पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब समझिए, ये एडिशनल चीज बता रहा हूं मैं। लैब के अंदर, प्रयोगशाला में अंदर, अगर हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है तो वह इसी इक्वेशन से बनाया जाता है, इसी समीकरण से बनाया जाता है लैब के अंदर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या कहेंगे हम लोग, रिएक्शन के दोनों तरफ परमाणु अणु की संख्या क्या हो, बिल्कुल समान हो, ठीक है। इसी को वर्ड में ढाल कर लिख देना है। तो आप सभी लोग मेरे साथ लिखिएगा। लिखिएगा,
वैसे ही रासायनिक समीकरण, वैसे ही रासायनिक समीकरण, वैसे ही रासायनिक रासायनिक समीकरण जिसमें 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 अभिकारक यानी तीर के पहले वाला, जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल यानी कि तीर के बाद वाला, है ना। अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट बोल देंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे। और प्रतिफल, प्रतिफल को बोल देंगे प्रोडक्ट, ठीक है ना। जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणुओं एवं परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या संख्या बिल्कुल बराबर हो, है ना। कैसे लिखेंगे? बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। समझ आया? ये बैलेंस दोनों तरफ बराबर हो, जैसे कि हमने इसमें ले लिया, इसमें CaCO3 बताया था कि CaO प्लस किस में टूट गया? CO2 में। समझ आया? अच्छा देखो क्या इसमें है, कैल्शियम एगो, देखो NO एगो, कार्बन क्या एगो, कार्बन कितना है? इधर 1 है, इधर भी 1 है, 3 गो ऑक्सीजन, तो इधर भी कितना? 3 ऑक्सीजन। ये हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन, है ना। बैलेंस इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट। दूसरा देना है अगर इसमें, तो क्या दे दोगे इसमें बताओ? दूसरा एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा अभी जो पढ़े, Zn+H2SO4 मिल क्या बनेगा इसमें बताइए? ZnSO4 प्लस क्या बनाएगा? H2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है इतना? अब एक और है, तीसरा ले लो तीसरा कोई एग्जाम्पल दीजिए, बताइए उसमें, है ना। और कुछ जोड़ दो, जैसे H2+Cl2 करेगा ना, इधर 2HCl बना दो, तो इसमें देखो बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसा ये सब क्या है? ये सब संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऐसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आवश्यक क्यों है सर, जरूरी क्यों है संतुलित करना रिएक्शन को? ताकि यह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर सके, ठीक है। मैंने लिखवाया ना इसमें, देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर सके, इसके लिए आवश्यक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो सके। अब ये क्या है सर? तो यही है कि जो अब द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही नष्ट होता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। या फिर लिख ही लो यार, अगर हो तो इसमें लिख ही लीजिए, क्यों हम आपको वंचित रखें, ठीक है। तो लिखिए इस पर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है, ठीक है, इसके अनुसार, अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में
द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न तो निर्माण होता है, निर्माण होता है, और न ही विनाश। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का न तो न द्रव्यमान का न तो हाँ निर्माण होता है और न ही विनाश। यह केवल यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपका कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ में आया ना, लेवोसियर ने बताया था इसको। ठीक है ऐसा। तो इतना क्लियर है, आप इसको उतारिए जल्दी से। उतार लीजिए। चलिए समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब ये जो है, आप इसको जो है ध्यान समझिएगा सभी लोग। अब एक हेडिंग दीजिएगा इसमें, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है बैलेंस टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। देखिए, तो हमारे पास जो सब कुछ चला रहा है वही विधि सभी करेंगे, क्योंकि रासायनिक समीकरण केवल संतुलन की अगर बात करें हम, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में ही आता है, ज़्यादा उपयोगी है नहीं, है ना। बैलेंस करना आप अनुमान से ही कर दीजिए, वो भी आसान ठीक ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिएगा अनुमान द्वारा संतुलन विधि से ही हम भी करेंगे। लिखिए इसमें रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को अनुमान द्वारा संतुलन विधि, अनुमान द्वारा संतुलन विधि से संतुलित किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, इतना ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग जो है ये करेंगे। ठीक है, अब समझिएगा चलिए इसको हम लोग जो आगे सीखते हैं, संतुलित करना समझते हैं। देखिए देखिए संतुलन सिखा रहा है, अब आराम से सीखिएगा। इसमें ज़्यादा इसको नहीं देना है, इसमें आपको बहुत ही कम समय लगेगा। देखिए हमारे पास H2 ये समीकरण है, O2 भिड़ के बना दिया H2O। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है, और चलिए इसको ही पहले ले लेते हैं। और दूसरा समीकरण मैंने ले लिया इसमें,
कि ले लिया इसमें KClO3 को गर्म किया गया तो बन गया आपका KCl+O2, ऐसा। ठीक है, इस तरह से। अब हम जो है इसको करते, समझिएगा बैलेंस करते कैसे किया जाता है। क्या करेंगे, हम इसमें बीच में एक डंडा खींच देंगे इस तरह से, देखिए, और इधर लिख देंगे पहले क्या क्या दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपको हाइड्रोजन इस तरह से बताइए, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, कितना दिया हाइड्रोजन, 2 दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक ना। पहले लिख लेंगे आराम से। इधर हाइड्रोजन कितना है जी, इधर हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, पहले हम लोग जो है एक आसान एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये अनुमान द्वारा संशोधन विधि कहता क्या है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा टफ या थोड़ा सा लेवल अप वाला भी हम लोग इसको संतुलन करेंगे, ठीक है। बताइए, दोनों तरफ क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर दिख रहा है ना। इधर ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं है, नहीं बराबर है, ठीक। तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे, यानी यहाँ हम कितना से गुना करेंगे, 2 से। अगर 2 से गुना करेंगे हम इस इधर में, तो बताइए इधर तो बराबर हो कि नहीं, हो गया ना जी। यानी कि इधर हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये इसमें बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ है ऑक्सीजन, इसमें है, इसके साथ है, तो यानी मल्टीप्लाई हम आगे ही नहीं करेंगे ना, देखिए, ठीक है। हम 2 लिख दिए, ठीक ना। अब इसके साथ जैसे ही 2 लिखा मैंने तो क्या हुआ कि इसके साथ भी 2 से गुना हो गया। आप देख सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन छुपा हुआ था ना अंदर, तो इसको हम लोग 2 करने के चक्कर में मैंने 2 से गुना किया, तो क्या हुआ इसमें हाइड्रोजन में भी कितना से गुना हो गया, 2 से, हुआ कि नहीं हो गया, हाइड्रोजन में भी 2 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4। अब इसको 4 है तो इसको 4 करना है, तो यानी कि यहाँ भी 2 से गुना होगा। ये बताइए हाइड्रोजन कहाँ है, इसके साथ है, यानी कि यहाँ 2 लगा दीजिए। तो आपके पास बैलेंस हो करके जो रिएक्शन बचा वो क्या हो गया, 2H2 + O2 मिलकर बना रहा है 2H2O। ये हो गया संतुलित। पहले क्या था, पहले असंतुलित था, कैस किसके रूप में, तो पहले था ये वाला H2 + O2 मिलकर बना रहा था H2O, ये पहले था। अब बैलेंस करके बनाया तो ये हो गया बैलेंस, समझ में आया। तो ये अनुमान से किए, चुकी क्या किया अनुमान से, यानी कि इधर कट के जा रहा था उधर, उधर कट के इधर, है कि नहीं। तो इसलिए इसको बोलेंगे अनुमान द्वारा संतुलन विधि, क्या बोलेंगे इसको, अनुमान द्वारा संतुलन विधि, ठीक ना। अब ये समझ गए हैं, तो इसको जो है क्या करते हैं हम, इसको ट्राई कीजिएगा, पहले ट्राई कीजिए, इसको बना लीजिए और उसके बाद इसको ट्राई कीजिए बनाने के लिए। वीडियो को यूट्यूब वाले जो होंगे वे वीडियो को पॉज करके एक बार जो है इसको कर लेंगे, और आप लोग कीजिए प्रयास। अब देखिए इसको ये कर लिए होंगे आई थिंक, तो अब इसको क्या कर लेते हैं, तो कर लेते हैं संतुलित। देखा, बताइए पोटेशियम क्या गो है, एगो इधर है, क्लोरीन क्या गो है, एगो है, ऑक्सीजन क्या गो है, 3 गो, ठीक है। इधर पोटेशियम क्या गो है, 1 है ना, क्लोरीन क्या गो है, 1, ऑक्सीजन क्या गो है, 2। अब देखिए ये 2 तो बैलेंस है ही, ये दोनों बैलेंस है कि नहीं, 1 1। अब इसी को बैलेंस करना, तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, इसको कैसे करेंगे, तो बताइए 3 का पहाड़ा में 6 आता है और 2 को पहाड़ा में 6 आता है, यानी 6 6 कर देंगे दोनों के, इतना बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही देखना है कि जहाँ अगर 3 2 का खेल आए, अधिकतर इस समीकरण में आपको यही मिलेगा, ठीक ना। 3 2 का खेल आए तो दोनों को 6 6 कर दो। बताइए इसको 6 करेंगे तो 6 करने के लिए कितना से गुना, इसको 6 करने के लिए कितना से गुना, 3, ठीक है। 3 करेंगे, यहाँ 3 हो जाता है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, देखिए ये 6 हो जाएगा ना, इसमें ये 6 हो गया। अब इसको 6 करना है तो इसको भी 6 करना पड़ेगा, यहाँ से 2 2 से गुना करना पड़ेगा, बताइए। अब 2 से जैसे गुना किए तो बताइए कहाँ है ऑक्सीजन छुपल, इसमें है, यानी कि आगे 2 लगाइएगा आप। अब क्या है कि आगे 2 लगावे के चक्कर में हम क्या किए, 2 आई 2, है कि ना है। अब ई 2 एकरा हो गया इसमें, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, चूंकि बराबर करना है ना इसमें,
तो इसके लिए हम आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे ये दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो पहले जो था उसके बाद आपको बैलेंस होकर क्या मिला हमारे पास, 2KClO3, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट है, ये टूट रहा है तो 2KCl बना रहा है, और प्लस क्या है, समझा ना? तो ऐसे इस तरह से हमने देखा कि रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये विधि है, आपको जो है क्या है ना कि पूछने को डायरेक्ट मिलेगा, इसमें बोलेगा कि निम्न में से कौन जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है, कौन इसमें से जो है संतुलित नहीं है, ऐसे ही करके 3-4 के आसपास जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए तो इतना आपको कराया गया है, इसमें इतना ही रहेगा आज के लिए। और हम लोग जो है कल और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देख करके पूरी तरह से, और कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। आप जो क्वेश्चन बनाइएगा देखिएगा, इसको एक बार रिपीट करके पूरी तरह से नोट्स बनाइए और तैयार कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, पढ़ते रहिए सब।